मैं डॉक्टर पी.के. द्विवेदी, प्रोफेसर अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। आज हमारे चर्चा का विषय है काई स्क्वायर टेस्ट एंड एनोवा, जो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के स्टडी स्कीम में निर्धारित इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स KS 402 के 5वें यूनिट में निहित है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ड्यूरिंग द एंटायर लेक्चर 30 मिनट का 28 मिनट का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें क्या क्या हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम काई स्क्वायर टेस्ट की डिफिनीशन, फिर काई स्क्वायर टेस्ट की अप्लीकेबिलिटी क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई कहाँ करते हैं, साथ ही साथ काई स्क्वायर को हम कैसे काई स्क्वायर की टेस्टिंग करते हैं, इसका कंप्यूटेशनल प्रोसीजर क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। पुनः एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन के बाद फिर हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। काउंटर एग्जाम्पल लेके किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कैसे हम टेस्टिंग करते हैं काई स्क्वायर के माध्यम से, वह हम बताएंगे। इसके बाद पुनः हम बात करेंगे एनोवा की। जैसा कि नाम से परिचित है एनोवा, डेट इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की डिफिनीशन बताते हुए हम उसके एप्लीकेबिलिटी, उसके रूल्स और कैसे इसका कंप्यूटेशनल प्रोसीजर क्या है, वन वे एनोवा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनोवा क्या है, उसकी बात उसकी चर्चा करेंगे। और एक टेबल को निर्धारित करते हुए टेबलर जो वैल्यू होती है वन वे एनोवा टेबल को हम एक काउंटर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। इसके पहले कि मैं काई स्क्वायर टेस्ट की चर्चा करूं, मैं कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए जो काई स्क्वायर टेस्ट रिलेटेड है, ये बिल्कुल सैम्पलिंग थियोरी से रिलेटेड है। सैम्पलिंग थियोरी में सैम्पलिंग जो है स्टैटिस्टिक्स की एक बहुत बड़ी शाखा है। स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें सैम्पलिंग डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर हम ज़्यादा सैम्पलिंग की चर्चा न करते हुए हम आपसे सिर्फ बात करेंगे कि दो तरह की सैम्पलिंग थियोरी में दी गई है, एक लार्ज सैम्पलिंग और एक स्मॉल सैम्पलिंग। लार्ज सैम्पलिंग हम वहाँ डिसाइड करते हैं जब सैम्पल साइज n की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 30 होती है, और जब लेस देन इक्वल टू 30 होती है तो स्मॉल सैम्पलिंग की हम बात करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो टेस्टिंग करते हैं इसमें हम लार्ज सैम्पलिंग की बात करते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लार्ज सैम्पलिंग। पुनः मैं बताना चाहूँगा काई स्क्वायर टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले कि पहले हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बाद हम बात करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। आप सभी ये जानते हैं कि हाइपोथेसिस कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन जब आप डिज़ाइन करते हैं या लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और जब इनकी स्टैटिस्टिकल हम टेस्टिंग करते हैं तो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के बेसिस पर जो हम निर्धारण करते हैं उसको हम कहते हैं H0, और इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस S1, इट इज़ द निगेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस का निगेशन है, अपोजिट पार्ट है। और इसके बाद हम बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अगर हम मान लीजिए इन जनरल जो हमारी ये थियरी है, थियरी में जो भी प्रॉब्लम टेस्ट करने के लिए दी जाती है, चाहे वो काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें, चाहे टी टेस्ट की बात करें, एफ टेस्ट की बात करें, या डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो टेस्टिंग में एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स इन जनरल जो प्रॉब्लम में दिया जाता है कि टेस्ट दिस प्रॉब्लम एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स जो हमारी टेस्टिंग की जो करेक्टनेस है 95% तक जो वैल्यू होगी, डैट वैल्यू विल बी करेक्ट, 5% एरर के चांसेस होंगे। इन द सेम वे अगर हम 1% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, लेवल ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर कंडीशन जो होगी 99% हमारी जो टेस्टिंग होगी वह एक्यूरेसी की ओर होगी, 1% एरर के चांसेस होंगे। तो नाउ वी शैल स्टार्ट द काई स्क्वायर टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं
डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, उसमें काई स्क्वायर टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम काई स्क्वायर को ग्रीक लेटर जो एक्स की शेप में होता है उससे डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ यूजफुल टू मेजर ऑफ कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्टेन्ड रिजल्ट विद दोज एक्सपेक्टेड थियोरेटिकली एंड बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस। इसकी जो वैल्यू होती है काई स्क्वायर टेस्ट को हम कंपेरेबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, जहां दो डाटा का कंपैरिजन दिखाते हैं वहां पर काई स्क्वायर टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए टेस्ट स्टैटिस्टिक इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। The chi-square is computed on the basis of frequencies in a sample, and thus the value of chi-square so obtained is statistic. chi-square की सबसे पहले जो chi-square का सबसे पहले यूज़ किया था एक स्टेटिशियन हुआ करते थे, मैथमेटिशियन हुआ करते थे, कार्ल पियर्सन, जिन्होंने 1900 में chi-square को डिफाइन किया। एंड chi-square इज डिफाइंड एज chi-square is equal to summation OI minus EI whole square upon EI, where OI is equal to observed frequencies and EI is equal to expected frequencies. I varies from 1 to n. अब क्वेश्चन आता है कि हम काई स्क्वायर टेस्ट की परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, काई स्क्वायर की मदद से कैसे किसी डाटा की टेस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जानने की ज़रूरत होगी। तो कंप्यूटेशनल प्रोसीजर स्टेप 1, फर्स्ट कैलकुलेट ऑल द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज दैट इज EI वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम निकालते हैं, तो थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे और बायनोमियल हर जो भी वैल्यूज़ होंगी हर वैल्यू के लिए अलग अलग थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी टर्म्ड एज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विच इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल वैल्यू। फर्दर हम इन स्टेप 2 वी शैल फाइंड the difference between the observed frequency and expected frequency, that is we shall calculate OI minus EI. Further square the difference of the value, further इस वैल्यू को हम स्क्वायर करेंगे इन स्टेप 3, एंड इन स्टेप 4 we shall divide each difference by corresponding expected frequency। हम expected frequency से उसको डिवाइड करेंगे और फर्दर जो वैल्यू मिलेगी सारी वैल्यू को अगर हम ऐड कर लेंगे तो एडिशन के बाद काई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है उसमें अगर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर के टेबलेटेड वैल्यू से कम मिलती है तो आवर हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। और इसकी चर्चा हम करेंगे आगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये सारी चर्चाएँ हम करेंगे। One thing it should also be noted that the value of chi-square is always positive. The value of chi-square is 0 if each pair is 0, and it may assume any value extending to infinity when difference in each pair is unequal. The value of chi-square lies between 0 and infinity. It is very clear that हमेशा जो chi-square की वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, 0 और इन्फिनेटिव के बीच में एग्जिस्ट करेगी, कभी भी वह नेगेटिव नहीं होगी। इट विल प्रोवाइड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। नाउ हम चर्चा करेंगे कि क्या काई स्क्वायर का एप्लीकेशन क्या है। तो ये बताना चाहेंगे कि दिस इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक, दिस इज़ वेरी पावरफुल टेस्ट फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम। जहाँ भी हम कंपेरिजन की बात करते हैं, गर्ल्स बर्थ रेट की बात करें, बॉयज़ बर्थ रेट की बात करें, अगर दोनों में कंपेरिजन की हम बात करते हैं तो ऐसे केसेस में काई स्क्वायर टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये होगी काई स्क्वायर टेस्ट डिफाइंड है लार्ज सैम्पलिंग के लिए, इसको हम अप्लाई स्मॉल सैम्पलिंग में भी कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी रिजल्ट की नहीं मिलेगी। अगर हम काई स्क्वायर टेस्ट को लार्ज सैम्पल में अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट मोर एंड मोर एक्यूरेट होने की संभावना होगी। तो इसके एप्लीकेशंस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस की बात करते हैं, एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस और लिस्ट टू होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में हम करते क्या हैं कि
जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर टेबलेटेड वैल्यू से वह कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती है तो आवर हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, और जब अपनी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो इट प्रूव्स द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ द फिट, इट इज़ द बेस्ट फिट. नाउ वी शैल टेक एन एग्जाम्पल to perform how to perform the chi-square test for statistical data. हम कैसे statistical data से chi-square की परफॉर्मेंस करेंगे. तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये सर्वे ऑफ 320 फैमिलीज विथ 5 चिल्ड्रेन ईच रिवील्ड द नंबर ऑफ बॉयज़ 545210, नंबर ऑफ गर्ल्स 0 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ फैमिलीज 14 56 110 88 40 12. हमें टेस्टिंग करनी है कि इज दिस रिजल्ट कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट द मेल एंड फीमेल बर्थ्स आर इक्वली प्रोबेबल. इक्वली प्रोबेबल की बात करनी है तो इसका मतलब अगर हमने बताया आपको पहले अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि हाइपोथेसिस की ज़रूरत होगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस की ज़रूरत होगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की ज़रूरत होगी. तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये कुछ हाइपोथेसिस मान के चलेंगे. यहाँ टेस्ट हमें करना है कि इज़ दिस रिजल्ट कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट द मेल एंड फीमेल बर्थ्स आर इक्वली प्रोबेबल. सॉल्यूशन में हम नल हाइपोथेसिस S0 मानेंगे और S0 में आप देखिए कि मेल एंड फीमेल बर्थ्स आर इक्वली प्रोबेबल. मेल एंड फीमेल बर्थ्स आर हमने हाइपोथेसिस के रूप में मान लिया कि मेल एंड फीमेल बर्थ्स आर इक्वली प्रोबेबल. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 that is the negation of hypothesis null hypothesis H0 that is male and female births are not equally probable, just opposite हम कंसिडर करेंगे. तीसरे कंडीशन में या दूसरे केस में कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की हम बात करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन बाई, हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो हमारी कंडीशंस होंगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो कंडीशन होगी उसको हम बाइनोमियल थ्योरम के मदद से निकालते हैं. आप ये जानते हैं कि बाइनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू आर पर जो हम वैल्यू लेते हैं एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, दिस इज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. और जब इसकी मदद से हम थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो पी आर इट इज़ इक्वल टू एन इंटू पी एट एक्स इक्वल टू आर वैल्यू मिलती है. तो जो हमने वैल्यू आगे कंसिडर की हुई है, जो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की है थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज़ की कि 10 50 100 100 50 10. तो इस प्रॉब्लम में अगर आप बैक साइड में जाते हैं, बैक स्लाइड पे जाते हैं तो आप ये देखिए कि जो प्रॉब्लम दिया हुआ है 5 4 5 2 1, प्रॉब्लम की कंडीशन है कि इज दिस रिजल्ट कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट द मेल एंड फीमेल बर्थ्स आर इक्वली प्रोबेबल. हमने मान लिया है कि मेल और फीमेल की बर्थ इक्वली प्रोबेबल है. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पी की वैल्यू निकालनी होगी, क्यू की वैल्यू निकालनी होगी. तो पी अगर दोनों इक्वल प्रोबेबल हैं तो पी इज इक्वल टू 1/2, क्यू इज इक्वल टू 1/2. सैम्पल साइज जो गया है 5 का गिवन है, 5 चिल्ड्रंस हैं और 320 फैमिलीज हैं. इसमें हम लार्ज सैम्पलिंग का केस है इसलिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे. फर्दर जैसे हम कैलकुलेशन का एक तरीका बता दें, जब भी कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट में अगर हम कोई जैसे बर्थ फैमिली हम मान लें, बर्थ फैमिली प्रीवियस स्लाइड में अगर नंबर ऑफ बॉयज़ हैं नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो भी ईजी है उसको हम कोई चूँकि इक्वली प्रोबेबल हैं कोई केस हम कंसीडर कर सकते हैं. तो हमने ले लिया नंबर ऑफ गर्ल्स. तो जो कंडीशन होगी पी आर इज इक्वल टू 5C0 P टू द पावर 0 Q टू द पावर 4 Q टू द पावर 5 Q टू द पावर 5. तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 5C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, P इंटू 1/2 टू द पावर 0 हो जाएगी और इंटू 1/2 टू द पावर 5 हो जाएगी. और 1/2 टू द पावर 5 की वैल्यू जब हम यहाँ निकालेंगे तो 1 इंटू 1/2 टू द पावर 5
ये इट इज़ इक्वल टू होगा 320 इंटू 1/32 एंड इट इज़ इक्वल टू वैल्यू इसकी हो जाएगी 10। तो जो हमने फर्स्ट थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किया हुआ है, जो फर्स्ट थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो हमने किया हुआ है कि इसकी वैल्यू होगी, देखिए 320 10। इसी तरह से हम सेकेंड केस के लिए भी जा सकते हैं, थर्ड केस कंसीडर कर सकते हैं, फोर्थ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी एंड फिफ्थ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बेसिस पर हम ग्राफ, ये एक टेबल काई स्क्वायर टेबल बनाएंगे जिसमें पैरामीटर्स होंगे, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, difference of observed and expected frequency, square of difference of observed and expected frequency and their division। observed frequency की वैल्यू पहले से प्रॉब्लम में दी गई हुई है जो 14, 56, 110, 88, 40, 12 है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया है सेकेंड पार्ट में, जब हम इसको O माइनस ई लेंगे तो 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, 56 माइनस 50 इक्वल टू 6, ये सारे डिफरेंसेस आपको मिलते चले जाएंगे। हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर 16, 36, 100, 144, 104 और इस पोर्शन को, फोर्थ कॉलम को हम सेकेंड कॉलम से डिवाइड करेंगे। ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1.60, 1.72, 1.44। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम सम करेंगे तो दैट विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो हियर वी हैव कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इक्वल टू 7.16। 7.16 हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। इस प्रॉब्लम में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है। अगर किसी प्रॉब्लम में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता है तो हम करेंगे क्या, उसको इन जनरल मान लेंगे कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल में गिवन होगी वह है 11.07। ये आपको कहीं से कैलकुलेट नहीं करना है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल में फिट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट किया है कि द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट अल्फा इक्वल टू 5% लेवल, दैट इज़ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर काई स्क्वायर की वैल्यू 11.07 है। इसके बाद हम डिसीजन के प्रोसेस पे आते हैं। तो जब भी डिसीजन की बात हम करते हैं, डिसीजन के प्रोसेस में आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि काई स्क्वायर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है और जो टेबलेटेड वैल्यू दी हुई है, तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से कम है तो ऐसे केस में जो कंडीशन होगी वह एक्सेप्टेबल होगी, और अगर ये कम है तो आवर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इट मीन्स दैट जो हमने सपोजिशन, जो हमने प्रोपोजिशन किया था, जो हमने हाइपोथेसिस कंसीडर की थी कि द मेल एंड फीमेल बर्थ्स आर इक्वली प्रोबेबल, आवर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो दिस इज द वेल डिफाइंड प्रोसीजर ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, जो काई स्क्वायर टेस्ट की हम बात करते हैं। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, एनोवा टेबल। जैसा कि आप जानते हैं एनोवा टेबल, जैसा कि इसका नाम है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज रेफर्ड एज एनोवा। जो भी एनोवा की टेक्निक्स हैं, वेरिएंस के जो माध्यम हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो माध्यम है, वेरिएशंस हैं, उसको हम एनोवा टेबल में प्रतिस्थापित करते हैं, उसकी स्टडी एनोवा टेबल में करते हैं। तो ये टेबल शोइंग द सोर्स ऑफ वेरिएशन, द सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर एंड द फार्मूला फॉर एफ रेशियो, ये सारी चीज़ें अगर कहीं इकट्ठी होती हैं कि सोर्स ऑफ वेरिएशन भी मिल जाए, सम ऑफ स्क्वायर्स भी मिलें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी मिलें, मीन स्क्वायर वेरिएंस भी मिले और एफ रेशियो भी मिले, तो ऐसी अगर सारी चीज़ें किसी टेबलर फॉर्म में हम प्रतिस्थापित करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनोवा टेबल। एंड एनोवा टेबल इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ ए नंबर ऑफ पॉपुलेशंस मोर देन 2 आर इक्वल। इक्वल मीन के लिए भी करते हैं या मोर देन 2 के लिए भी करते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके पहले आपने स्टडी की होगी टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट की स्टडी की होगी। तो ये जो वन वे एनोवा टेबल है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट टी टेस्ट फॉर द केस ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन्स। अगर पॉपुलेशन मीन्स 2 से अधिक होती हैं तो उसके लिए एनोवा टेबल हम प्रतिस्थापित करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की स्टडी करते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जैसा हमने डिफिनीशन में आपको बताया कि
एनोवा टेबल फॉर वन वे क्लासिफिकेशन। मैं एक चीज़ और यहाँ बता देना चाहूँगा कि एनोवा का दो क्लासिफिकेशन है, वन वे क्लासिफिकेशन एंड टू वे क्लासिफिकेशन। लेकिन अपने यूनिवर्सिटी AKTU के कोर्स में वन वे क्लासिफिकेशन की बात कही गई है, इसलिए हमने एनोवा टेबल वन वे क्लासिफिकेशन फॉर इक्वल सैंपल साइज लिया है। तो इसमें आप ये देखें कि हमने 5 पैरामीटर्स लिए हुए हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर एंड एफ रेशियो। सोर्स ऑफ वेरिएशन में हमने जो कंसीडर किया है बिटवीन द सैंपल्स, कॉलम मीन्स विद इन द सैंपल्स, एरर, और इसको हम डिनोट करते हैं SSC से, इसको डिनोट करते हैं SSE से, और इसको टोटल को SST से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम एज पर डिफिनीशन यहाँ दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम C इंटू R-1, C स्टैंड्स फॉर कॉलम एंड R स्टैंड्स फॉर रो। इसी तरह से हम मीन स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लिखते हैं MSC से और MSC से, जो कि SSC बाई अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड कर देते हैं तो MSC और MSC की वैल्यू मिलती है। फर्दर दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं F इक्वल टू MSC डिवाइडेड बाई MSC, तो हमें F रेशियो मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि SSC जो होती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन अमॉन्ग द कॉलम्स, SSE जो होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशन विद इन द कॉलम, SST दोनों का टोटल सम होता है, MSC वेरिएशन अमॉन्ग द कॉलम होता है, और MSC मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉलम एरर्स होता है। मैं एक एग्जांपल लेते हुए SSC को, SSC, SSE, MSC, MSC एंड F रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे और उस एग्जांपल के बेसिस पर हम ये बताएंगे कि हम टेस्ट की स्टडी कैसे करते हैं। तो हमने एग्जांपल जो लिया हुआ है कि द 3 सैंपल्स बिलो हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विथ इक्वल वेरिएंसेस, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल दैट द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। तो इसमें 3 सैंपल्स दिए हुए हैं, 8, 10, 7, 14, 11, 7, 5, 10, 9, 9, 12, 9, 13, 12, 14, टेबल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू गिवन है। तो हम इसमें करते क्या हैं, डायरेक्ट हम बात करते हैं, नल हाइपोथेसिस हम मान लेंगे कि नल हाइपोथेसिस इज 0, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन्स ऑफ 3 सैंपल्स। हम इसके पहले SSC, SSC, MSC कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके कैलकुलेशन में अगर SSC की बात हम करते हैं तो SSC कैलकुलेशन के लिए हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे। ये तीनों मीन्स दिए हुए हैं, एक को हम x1 मानेंगे, दूसरे को x2 मानेंगे, तीसरे को x3 मानेंगे। x1 बार इनका मीन अलग निकालेंगे, x1 बार, x2 बार इसका मीन अलग निकालेंगे, x3 बार इसका मीन अलग निकालेंगे, और तीनों का मीन निकाल करके फिर हम एक कॉलम इस तरह का हर जितने भी एलिमेंट ये दिए हुए हैं 8, 10, 7, 14, 16, x1 की जो वैल्यू है, x2 की जो वैल्यू है, x3 की वैल्यू है, हम निकालेंगे कि x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और सारे एलिमेंट के लिए जो इनका सम आएगा उस सम को कंसिडर कर लेंगे। दैट वैल्यू विल प्रोवाइड द SSC। इन द सेम पैटर्न अगर हम SSC की बात करते हैं, SSC जब हम निकालेंगे तो SSC निकालने के लिए x1 x बार हमने निकाल लिया है, x1 बार, x2 बार, x3 बार निकाला हुआ है। तो x1 बार, x2 बार, x3 बार जब निकाला हुआ है तो SSE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इट इज़ इक्वल टू x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस x बार होल स्क्वायर, सभी एलिमेंट्स के लिए निकालेंगे और बाद में इसको समेशन कर देंगे तो यह वैल्यू SSC की मिलेगी। तो ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके इस टेबल में लिया है। देखिए SSC की वैल्यू 40 है, SSA की वैल्यू 60 है, टोटल वैल्यू SST 100 है। फर्दर इसके बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है 2, 4, 12, 14 गिवन है, हम SST बाई 2 इसको डिवाइड कर दिया तो MSC की वैल्यू 20 मिल गई और MSC की वैल्यू 5 मिल गई। F जो इसका रेशियो है 20/5, इट इज़ इक्वल टू 4 मिल गया। तो इन दिस केस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F रेशियो, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F इज़ 4। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F इज़ 4।
तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ 4 है तो और इसकी जो वैल्यू गिवन है प्रॉब्लम में जो वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू है वो 3.80 है। तो जैसा कि आप टेस्ट स्टेटिस्टिक का डिसीजन जानते हैं कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से कम है तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर एनोवा टेबल के केस में एफ रेशियो की जो वैल्यू है वह 4 जो कि टेबलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है। तो टेबलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट जो हमने हाइपोथेसिस प्रोपोज किया है, जो हमारा प्रोपोजिशन है वह हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगी, वह हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगी। इट मीन्स दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन मीन्स ऑफ 3 गिवन सैंपल्स। इसका मतलब यह है कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन्स ऑफ 3 गिवन सैंपल्स। तो जहाँ तक हमने कोशिश की कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे एनोवा टेबल में सोर्स ऑफ वेरिएशन में, सम ऑफ स्क्वायर्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम में, मीन ऑफ स्क्वायर्स में, और फाइनली एफ रेशियो निकालते हैं। और एफ रेशियो निकालने के बाद टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स की जो टेस्टिंग हम करते हैं उसका डिसीजन प्रोवाइड करते हैं। और डिसीजन मैंने लास्ट में दे दिया कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वह 4 है और टेबलेटेड वैल्यू 3.80 है। ऐसी कंडीशन में हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वह रिजेक्ट होगी, और अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट है तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन्स ऑफ 3 सैंपल्स। प्रॉब्लम जो कंसीडर किया गया था, हमको निकालना था कि टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल दैट द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। हमने फाइनली जो कैलकुलेट किया कि देयर इज ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द मीन ऑफ 3 गिवन सैंपल्स। तो मेरे ख्याल से जो हम समराइज़ करने की जो कंडीशन है, हमने काई स्क्वायर टेस्ट की बात कही, काई स्क्वायर टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, कैसे काई स्क्वायर टेस्ट की परफॉर्म करेंगे, उसका कंप्यूटेशनल प्रोसीजर क्या होगा। फर्दर हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिया, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के आपको बताने की कोशिश की कि कैसे उसको हम टेस्ट को करेंगे, किस तरह का हमारा डिसीजन होगा, हाइपोथेसिस के बेसिस पर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पर और टेस्ट स्टैटिस्टिक के बेसिस पर। फर्दर हमने एनोवा टेबल की बात कही, एनोवा टेबल को डिफाइन करते हुए और एनोवा टेबल को एक्सपेंड करते हुए एनोवा टेबल के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेशन की का मेथड हमने डिफाइन किया, और एक एग्जाम्पल लेते हुए आपको यह बताने की कोशिश की कि किसी भी प्रॉब्लम को एनोवा टेबल में कैसे फिट करेंगे और एफ रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। और एफ रेशियो की वैल्यू हमने निकाल के दिखाया आपको कि एफ रेशियो की वैल्यू जो है, एफ रेशियो की वैल्यू निकालते हुए हमने आपको ये दिखाया कि ये वैल्यू एफ रेशियो की जो वैल्यू निकली हुई है वह टेबलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट होगी। तो जो हमने प्रोपोजिशन किया है दैट इज़ ट्रू। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। पुनः हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।